वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मैटर और रेडिएशन दोनों के नेचर को समझेंगे। अपना मेन फोकस रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटॉन्स पर। एग्जाम्स के लिए काफ़ी हाई वेटेज और स्कोरिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर, वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। देखो, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, बट वो अपने आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अंदर के पॉजिटिव आयंस उन्हें अपनी तरफ खींच कर रखते हैं। तो उनको सरफेस से बाहर निकालने के लिए ना एक मिनिमम एनर्जी पुश चाहिए होता है। बस इसी मिनिमम एस्केप एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इसकी यूनिट जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी ईवी में मेजर होती है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये एस्केप एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी कहाँ से। इसके तीन मेन तरीके हैं। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, जहां हम मेटल को हीट करते हैं। दूसरा है फील्ड एमिशन, जहां एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल स्पार्क प्लग की तरह। और तीसरा, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहां हम मेटल सरफेस पर एक सूटेबल लाइट डालते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस इसी तीसरे मेथड पर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली डिटेल में देखते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। जब हर्ट्ज, लेनार्ड और हॉलवॉक्स ने इस इफेक्ट को स्टडी किया तो एक बहुत ही क्रूशियल ऑब्जर्वेशन निकली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे हम न्यू नॉट बोलते हैं। ये इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड से थोड़ी भी कम है ना, तो चाहे आप कितनी भी ब्राइट या इंटेंस लाइट डाल लो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होगा। जीरो मतलब जीरो। अब इस ग्राफ को देखो। जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को हम फिक्स रखते हैं तो फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच हमें एक परफेक्ट लीनियर ट्रेंड मिलता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ते हैं, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती। यानी ज्यादा ब्राइट लाइट मतलब ज्यादा एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा इस रिलेशन पे ध्यान दो। अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट यूज करें, मान लो I1, I2 और I3, जहां I3 सबसे ज्यादा इंटेंस है, तो सैचुरेशन करंट तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वहीं का वहीं रहता है। इसका क्या मतलब निकलता है? यही कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। वो टोटली डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। हायर फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है हायर काइनेटिक एनर्जी, और इसको रोकने के लिए एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। और पता है, यहीं आके क्लासिकल वेव थियरी कंप्लीटली फेल हो गई थी। वेव थियरी ये कहती थी कि एनर्जी कंटिन्यूस अब्सॉर्ब होती है, तो इस हिसाब से एमिशन में तो घंटों का डिले आना चाहिए, राइट? और उनके मुताबिक ऐसी कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि एमिशन बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होता है, कोई डिले नहीं। और यहीं से फाउंडेशन बनी नई क्वांटम या पार्टिकल थियरी की, जिसने बताया कि लाइट एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, बल्कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आती है। अब आते हैं इस चैप्टर की जान पर, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर अब तक सब क्लियर लग रहा है तो कमेंट्स में एक बार हाइप जरूर कर देना। ये देखिए, ये है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन Kmax इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। पर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? देखो, एक इंसिडेंट लाइट क्वांटम, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, वो अपनी टोटल एनर्जी यानी h न्यू एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा मेटल से बाहर निकलने में खर्च हो जाता है, जिससे हम अभी वर्क फंक्शन पढ़ के आए हैं। और जो एनर्जी बच जाती है वो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी Kmax बन जाती है। ये बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन का खेल है। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 लिख सकते हैं, जहां E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V0 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो नया फॉर्मूला बन गया EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। जब भी न्यूमेरिकल्स में आपसे रिटार्डिंग पोटेंशियल पूछा जाए ना, तो हमेशा आपको यही फॉर्म यूज करनी है। नोट कर लो इसे। और दोस्त, इसी ब्रिलियंटली सिंपल इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इस क्वांटम एक्सप्लेनेशन के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उन्होंने 1905 में ही ये प्रूव कर दिया था कि रेडिएशन सिंपली कंटिन्यूअस वेव्स नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटा से बनी है। तो अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और इस फोटोन पिक्चर को समझते हैं। तो लाइट जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और इस एनर्जी पैकेट को ही हम फोटॉन कहते हैं। एग्जाम्स में थियरी क्वेश्चंस यहां से पक्का बनते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। E इज इक्वल टू h न्यू, या वेवलेंथ के फॉर्म में कहें तो hc बाय लैम्डा। इसका मोमेंटम P इक्वल होता है h बाय लैम्डा के।
एक और बात, एक फोटॉन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c पर ट्रैवल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उनको रास्ते से भटका नहीं सकती, डिफ्रेक्ट नहीं कर सकती। और मेन पॉइंट वही पुराना, हायर इंटेंसिटी का मतलब इंसिडेंट लाइट में हर सेकंड ज्यादा फोटॉन्स का गिरना है, हर फोटॉन की इंडिविजुअल एनर्जी बढ़ना नहीं। ऑलराइट, अब तक थ्योरी हो गई। अब एक्चुअल न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं कि बोर्ड्स में इनको सॉल्व कैसे करना है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार फिर से हाइप जरूर करना, क्योंकि अब हम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 eV है। अगर करंट को जीरो करने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल 60 वोल्ट है, तो इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस देखते ही सबसे पहले स्टेप्स में ब्रेक किया करो। स्टेप 1, गिवन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो। फाई नॉट दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और वी नॉट है 0.60 वी। स्टेप 2, एग्जैक्ट फॉर्मूलाज चूज करो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय एच यूज होगा, और वेवलेंथ के लिए हम एनर्जी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। लेकिन स्टेप 3 सबसे क्रूशियल है मेरे भाई। यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, यूनिट कन्वर्जन। क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू जूल्स में होती है, तो हमें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? उस वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। चलो पहली कैलकुलेशन देखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h। यहां ध्यान से देखो, हमने न्यूमरेटर में 2.14 eV को जूल में परफेक्टली कन्वर्ट कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको डिनोमिनेटर में प्लैंक्स कांस्टेंट यानी 6.63 × 10⁻34 से डिवाइड कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर अपना आंसर निकल के आता है 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आ गई हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे पार्ट के लिए टोटल इंसिडेंट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी सिंपली होती है मैक्स काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, यानी 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो टोटल बनता है 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वेवलेंथ लैम्डा होगी hc डिवाइडेड बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर भी ध्यान रखना, एनर्जी को वापस जूल्स में रख के ही डिवाइड करना है। सॉल्व करने के बाद फाइनल वेवलेंथ निकल कर आएगी लगभग 454 नैनोमीटर्स। देखा, पूरा प्रोसेस सिर्फ सही फॉर्मूला चूज करने और यूनिट्स का ध्यान रखने का खेल है। अब रैप अप करते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और चैप्टर का फाइनल रिकैप। कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स को अपने दिमाग में छाप लो। पहली मिस्टेक, फॉर्मूला में वैल्यूज एज इट इज रख देना विदाउट कन्वर्टिंग ईवी टू जूल्स। ये तो एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। दूसरी मिस्टेक, ग्राफ्स के क्वेश्चंस में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का लॉजिक मिक्स कर देना। एक यूनिवर्सल रूल बना लो, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जीरो असर पड़ता है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल सब कुछ सॉलिड तरीके से रिवाइज कर लिया है। एक बार क्विक समरी देखें तो वर्क फंक्शन पाई नॉट मिनिमम एस्केप एनर्जी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बिना इलेक्ट्रॉन का इमिट होना इम्पॉसिबल है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन k max इज इक्वल टू h nu माइनस फाई नॉट ये चैप्टर का स्टार है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासिकल वेव थियरी फेल हो गई थी, क्योंकि लाइट कंटिन्यूअस वेव नहीं बल्कि फोटॉन्स नाम के डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की तरह चलती है। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए। तो इस चैप्टर ने हमें क्लियरली दिखाया कि लाइट, जिसे हम हमेशा वेव मानते आ रहे थे, वो एक्चुअली एक पार्टिकल जैसा बिहेव करती है। लेकिन भाई, फिजिक्स यहाँ रुकती थोड़ी है। लुइस डे ब्रॉली ने आगे चलकर एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल पूछा। उन्होंने सोचा कि अगर नेचर सिमेट्रिकल है और एक वेव एक पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है, तो क्या एक मास वाला नॉर्मल पार्टिकल जैसे एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एक्ट कर सकता है? और ड्यूअल नेचर का यही सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसने आगे चलकर पूरी क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन हिलाकर रख दी।